चलो आगे बढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसका रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं, तो रेडी हो जाओ दोस्तों। ठीक है, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है क्या, ठीक है, समझना दोस्तों। अच्छा, ये टॉपिक है इम्पोर्टेंट, इजी है, बट कभी कभी ना ट्रिकी बन जाता है, तो इसीलिए अपना मे बी मिस्टेक्स हो जाती है छोटी मोटी। ठीक है, बट ये टॉपिक इजी है। ठीक है, टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, रिपीटेड एंट्रीज काफ़ी है इसमें। ठीक है, मई 24 में तो पूरा 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इस पे। ठीक है, और बाद में भी इस पे फिर से भी क्वेश्चन आया था, तो इसको वेटेज है। ठीक है, ये पूछा जाता है दोस्तों, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलो तो अच्छे से करते हैं इसको। है क्या ये चीज़, देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग समझोगे तो ट्रांजैक्शंस भी तुम्हें कंसेप्ट समझ में आएगी। मीनिंग सिंपल है कि कंपनी ना इंटरनली खराब हो चुकी है। ठीक है, इंटरनली मतलब बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट खराब हो चुकी है। कैसे, कंपनी के लॉसेस दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे असेट्स दिख रहे हैं जिसकी वैल्यू नहीं है कुछ, ऐसे कंपनी की बैलेंस शीट बहुत खराब हो गई है। कोई इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो वो इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं रहता है, तो इसलिए कंपनी चाहती है कि बैलेंस शीट को थोड़ा सुधारे, ये लॉसेस हटा दे, ये कुछ असेट्स फेयर वैल्यू पे दिखाए, ऐसे करना चाहती है। तो वो क्या करती है, कोर्ट के पास जाती है, क्रेडिटर से मीटिंग करती है, शेयर होल्डर से मीटिंग करती है, सब लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा पैसा माफ़ करते हैं। ठीक है, लोग अपना पैसा माफ़ करेंगे और फिर असेट्स लॉसेस अपन राइट ऑफ करेंगे। ये सब किया जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के स्कीम में। ठीक है, तो ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के स्कीम में क्वेश्चंस में देखो दोस्तों, बैलेंस शीट दी रहेगी, उसके नीचे ट्रांजैक्शंस दिए रहेंगे। इसमें सिंपल होता है, हर ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करनी रहती। ठीक है, मतलब तुम ट्रांजैक्शन पढ़ो, उसकी एंट्री करो, ट्रांजैक्शन पढ़ो, एंट्री करो, तो तुम ऐसे बराबर 1 बाय 1 कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें दोस्तों एंट्रीज क्या क्या आती है देखना। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज है दोस्तों, मैं जो तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, देखो एंट्रीज क्या क्या है अच्छे से समझना। ठीक है, यस, देखो हमेशा एक क्वेश्चन में तो हर क्वेश्चन में तो ये एंट्री हमेशा आती है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इन्होंने क्या किया, अपनी लाइबिलिटी रिड्यूस कर दी। मतलब इन्होंने क्या किया दोस्तों, उनके शेयर्स की वैल्यू रिड्यूस कर दी, रिड्यूस्ड टू, फॉर एग्जांपल एक शेयर 100 रुपए का था, रिड्यूस्ड टू 20। अभी इसका मतलब क्या है, ठीक है, मतलब उनका जो शेयर कैपिटल 100 रुपए का था, इन्होंने 80 रुपए माफ कर दिए, अपना शेयर की वैल्यू कितने पे लेके आए, 20 रुपए पे लेके आए। ठीक है, तो कंपनी का 80 रुपए का फायदा होता है। और ये फायदा दोस्तों कहाँ डाला जाता है पता है, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस करने के लिए एक अकाउंट ओपन किया जाता है, जिसके थ्रू सारे ट्रांजैक्शंस को रूट किया जाता है। इस अकाउंट का नाम है दोस्तों कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, या इसका और एक नाम है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। क्वेश्चन ने कोई नाम यूज किया है तो तुम भी वही नाम यूज करना, कोई नाम यूज नहीं किया है तो तुम इनमें से कोई भी नाम यूज कर सकते हो, कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये नाम है दोस्तों इस अकाउंट के। देखो अभी क्या हुआ है, 100 रुपए का शेयर था, इसको रिड्यूस किया है, कितने पे लेके गए अपन, 20 रुपए पे। तो अपना जो शेयर कैपिटल था दोस्तों 100 रुपए का, तो क्या करना, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच, इसको डेबिट कर देना। ठीक है, 100 रुपए का कैपिटल डेबिट हो जाएगा, 100 ईच का एक शेयर था। ठीक है, 2, ये एक शेयर कितने का बन गया अभी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹20 ईच, ये शेयर 20 रुपए का बन गया। ठीक है, अमाउंट में टोटल वैल्यू आएगी, मैंने यहाँ पे एक ही शेयर अज्यूम किया है इसलिए वैसे आ रहा है। ठीक है, तो 20 रुपए का एक शेयर बन गया, ये 80 रुपए प्रॉफिट है। ये कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है दोस्तों, टू रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर किया जाता है, या कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, देखो अभी ये वर्ड्स में फर्क है, रिड्यूस्ड टू 20 और रिड्यूस्ड बाय 20, इनमें फर्क समझना। ठीक है, घाई घाई में जल्दबाजी में गड़बड़ होती कभी कभी। बाय 20 का मतलब है 20 रुपए से शेयर्स कम किए, मतलब शेयर्स की वैल्यू कितनी कर दी, 80 कर दी। ठीक है, तो ये वर्ड्स में फर्क है, इक्विटी और प्रेफरेंस के लिए जनरली ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एंट्रीज है दोस्तों जो आती है लगभग हर क्वेश्चन में। और एक चीज जो लगभग हर क्वेश्चन में होती है दोस्तों, वो क्या होती है, सुनना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिविडेंड की। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फॉर एग्जांपल ऐसे दिया हुआ है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए। ठीक है, अभी मुझे क्या बोलेंगे पता है, नीचे देंगे कि प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर्स,
is in arrears for 3 years. ठीक है, टू थर्ड वेव्ड ऑफ बैलेंस पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखो ऐसे भी एक ट्रांजैक्शन बहुत बार आता है, ठीक है। अभी इसका मीनिंग समझना दोस्तों क्या है। मेरे पास 10% प्रेफरेंस शेयर्स था, 1 लाख रुपए का टोटल कैपिटल था, ठीक है। 3 सालों से प्रेफरेंस डिविडेंड भरना बाकी था। 1 लाख का 10% मतलब कितना होता है 10,000। 1 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड है 10,000, तो 3 सालों का प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो जाएगा 30,000। तो 30,000 भरना बाकी था। अब ये 30,000 में से क्या हुआ है दोस्तों, 30,000 में से 2/3 वेव ऑफ किया है। 2/3 मतलब दोस्तों 20,000 वेव ऑफ किया है और 1/3 पे करना पड़ा है। कैसे पे किया है 1/3, इक्विटी शेयर्स दे के, ठीक है। अभी समझना दोस्तों इसकी क्या एंट्री की जाती है। देखो डिविडेंड नाम की लाइबिलिटी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में बुक्स में होती ही नहीं है, ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। मतलब डिविडेंड नाम की लाइबिलिटी तुमको लाइबिलिटी साइड में दिखेगी ही नहीं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती है ये। तो क्या करना है इस केस में समझना, जो 20,000 माफ कर दिया इसकी कोई एंट्री नहीं आती है, ठीक है। बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, एंट्री पास करने का सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको लगता है कि यार फायदा हुआ है। दोस्तों फायदा हुआ है लेकिन वो बुक्स में लाइबिलिटी नहीं थी ना, कोई चीज का नुकसान ही अगर पता नहीं था तो उसका फायदा भी कैसे रिकॉर्ड करोगे। मतलब बुक्स में अगर ये लाइबिलिटी थी नहीं 20,000 की, तो ये 20,000 किसी ने माफ किया है, वो रिकॉर्ड कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको वेव ऑफ अगर किया जाता है, ठीक है, ये दिमाग में डाल लो अच्छे से, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर वेव ऑफ करते तो उसकी कोई एंट्री नहीं आती है, ठीक है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी वेव ऑफ करने की कोई एंट्री नहीं आती है, ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। और इसका क्या एंट्री पास करेंगे, 10,000 रुपए का शेयर्स देने पड़े, ठीक है। अभी शेयर्स देने पड़े दोस्तों तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल तो करना पड़ेगा, 10,000 के शेयर देने पड़े। लाइबिलिटी तो रिकॉर्डेड थी नहीं, तो डेबिट किसको करूं, तो नुकसान हो गया है ना, लाइबिलिटी बुक्स में नहीं थी फिर भी भरना पड़ा है, ठीक है। लाइबिलिटी बुक्स में नहीं थी फिर भी भरना पड़ा है, तो डेबिट किसको करोगे दोस्तों, रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट करोगे 10,000, 10,000। रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट करोगे दोस्तों 10,000, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, ऐसी एंट्री आती है। तो जब भी अनरिकॉर्डेड डिविडेंड या ऐसे बोलेंगे कि डिविडेंड इज इन अरियर्स, तो जितना डिविडेंड माफ करेंगे उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, और जितना पे करना पड़ेगा बस उसकी एंट्री आएगी। डेबिट किसको करोगे, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये 2 ट्रांजैक्शंस काफी बार आते हैं जो मैंने बताए, और भी ट्रांजैक्शन जो काफी बार आते हैं वो भी बताता हूं दोस्तों, सुनना। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलेंगे बुक्स में ना 10% डिबेंचर्स है, ओके, 1 लाख के डिबेंचर्स है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल 10,000 भरने बाकी थे, ठीक है। फिर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मेरे बुक्स में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दिख रही है, कितने की दिख रही है 80,000, ठीक है। अभी मुझे क्या बोलेंगे पता है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी गिवन टू डिबेंचर होल्डर्स एट वैल्यू ऑफ 90,000, ठीक है। अभी अच्छे से समझना दोस्तों, ठीक है, ये एंट्री भी अच्छे से समझना। सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स, अगर ये वर्ड आता है मतलब जितना भी डिबेंचर होल्डर्स को देना है, मतलब इंटरेस्ट पकड़ के, जब सिर्फ डिबेंचर्स बोलेंगे तो सिर्फ डिबेंचर्स की वैल्यू लेना, पर डिबेंचर होल्डर्स बोलेंगे तो डिबेंचर और इंटरेस्ट दोनों लेना, ठीक है। अभी देखो यहां पे क्या हुआ है, डिबेंचर होल्डर्स को कितने पैसे देने थे, 1,10,000, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे तुम गलती ना करो, इसलिए सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को जो पैसे ड्यू है वो दिखा दो, तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा। मतलब क्या, 10% डिबेंचर्स डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट 1,10,000 टू डिबेंचर होल्डर्स, 1.1 लाख, पहले ये एंट्री कर दो। मतलब डिबेंचर होल्डर्स को 1.1 लाख देने हैं ये दिखा दो, ठीक है। अब ये 1.1 लाख के बदले में उनको क्या दिया, डिबेंचर होल्डर्स को दोस्तों अपन ने क्या दिया, 1.1 लाख के बदले में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दी, ठीक है। अभी देखो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में क्या बोला है उन्होंने, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बुक्स में कितने की दिख रही है, 80,000 की।
पर डिबेंचर्स को क्या वैल्यू पे दिए? 90,000 के वैल्यू पे दिए। तो अभी इसकी एंट्री क्या करूं? ठीक है, तो अभी इसकी एंट्री सोचना दोस्तों अच्छे से। डिबेंचर होल्डर्स, लाइबिलिटी तो 1,10,000 की थी, पूरी लाइबिलिटी जा रही है तो लाइबिलिटी को तो मैं डेबिट कर देता हूं। पूरा एसेट जा रहा है तो पूरे एसेट को क्रेडिट कर दो टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 80,000, और जो भी डिफरेंस है ये पूरा दोस्तों रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा। कितने का डिफरेंस जा रहा है पता है? 30,000। ठीक है, 30,000 का डिफरेंस जा रहा है। ठीक है, अब ये 30,000 तो आपने 90,000 का क्या किया सर? ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ सकता है। ठीक है, देखो तुम उसको फिर से और एक एंट्री कर सकते हो, तुम चाहो तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को रिवैल्यू कर लो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा दो। 80 की 90 करनी ना, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट 10,000 से बढ़ा दो। कोई भी असेट को बढ़ाना है तो असेट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, इसकी वैल्यू 10,000 से बढ़ा दो। और फिर ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अभी बुक्स में कितने की हो गई है? 90,000 की। तो अभी देने की एंट्री कर दो। क्या होगा? डिबेंचर होल्डर्स डेबिट होंगे 1.1 लाख टू, इनको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे रहे 90,000 की, और कितने का प्रॉफिट हो रहा है? टू रिकंस्ट्रक्शन 20,000। चेक करो तुम, ये दो एंट्रीज भी करते हो तो भी प्रॉफिट कितने का रिकॉर्ड हो रहा है? 10 और 20। अगर ये दो एंट्री को अलग अलग करते हो तो भी 30,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड हो रहा है। अगर तुम इसको एक साथ करो तो भी 30,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड हो रहा है। तुम इसको कैसे भी कर सकते हो, जैसे तुम चाहो। ठीक है, बट ध्यान रखना, तुमको अगर कंफ्यूजन हो रहा है बाय एनी चांस तो एंट्रीज को तोड़ दो, अलग अलग करो। ठीक है, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन में कभी कभी 2-3 मिक्स करते हैं। जैसे डिबेंचर होल्डर्स को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दी और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को भी रिवैल्यू किया, तो रिवैल्यूएशन की चाहिए तो अलग एंट्री करो, डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू दिखाने की अलग करो, और फिर सेटल करने की अलग करो। तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो अलग अलग करो। ठीक है, मिक्स करने में गड़बड़ मत करना। ठीक है, अगर तुमको जम रही है कंबाइंड एंट्री तो बिंदास कर सकते हो, कोई इशू नहीं, बट कंफ्यूजन हो रहा है तो अलग अलग कर लो। ठीक है, उससे तुमको ही हेल्प होगा। ओके, मतलब हर एक छोटी छोटी चीज की अलग एंट्री कर लो। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को रिवैल्यू करने की अलग, डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू दिखाने की अलग, और फिर उनको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देने की अलग। ठीक है, ऐसे 3 एंट्रीज तुम कर सकते हो चाहो तो इस ट्रांजैक्शन की। ओके, तो ये एक था दोस्तों जो अपन ने अभी डिस्कस किया। ये काफी बार पूछा जाता है ये सब चीजें जो अभी अभी अपन ने देखी है। फिर और एक एंट्री जो बहुत बार आती है कि अपने को रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे भरने पड़े। खर्चे भरने पड़े तो क्या करोगे? टू कैश बैंक होगा, पर डेबिट किसको करूं? तो रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट किया जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ठीक है, ये एंट्री करी जाती है दोस्तों। ये कुछ एंट्रीज है जो काफी बार आती है। अभी अपन बाकी भी एंट्रीज देखेंगे जो कि और यहाँ पे आते हैं। देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एक अच्छा है कि यहाँ पे जर्नल एंट्रीज ही आती है। देखो इस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आया ना तो याद रखना लेंथी रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी एंट्रीज वाला ही होता है। ठीक है, इसमें जनरली एंट्रीज या बैलेंस शीट पूछ सकते हैं, बट क्वेश्चन आया, दिखने को इजी दिख सकता है बट लेंथी रहेगा, ये ध्यान रखना। तो अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो थोड़ा फास्ट करना, नरेशन शॉर्ट में लिखो। ठीक है, नरेशन डिटेल्ड में एक्सपेक्टेड नहीं होते, नरेशन जितना हो सके शॉर्ट में लिखो। ठीक है, लेंथी आएगा इसका क्वेश्चन आया तो वो तुमको बस फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अच्छा 1-2 चीजें जो तुमको मैं ये कर देता हूँ, ध्यान रखना। एंड में पूरा सॉल्विंग होने के बाद अगर बोला नहीं है कि लॉसेस राइट ऑफ करो, भूलना मत, लॉसेस राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पर्पस ही वही होता है कि बुक से अपने को लॉसेस हटाने। ठीक है, तो एंड में ये एंट्री जरूर आएगी दोस्तों। लॉसेस है मतलब पीएनएल को डेबिट बैलेंस है, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये लॉसेस जितने भी लॉस रहेंगे उसको राइट ऑफ करने की एंट्री आएगी। और ये राइट ऑफ करने के बाद रिकंस्ट्रक्शन में जो भी बैलेंस है वो बैलेंस को ट्रांसफर किया जाएगा। किधर ट्रांसफर किया जाएगा दोस्तों? उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। तो सर क्या हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही आएगा? हाँ, हमेशा दोस्तों क्रेडिट बैलेंस ही आएगा, या तो जीरो बैलेंस आएगा। रिकंस्ट्रक्शन से लॉस हो जाए ऐसे नहीं होगा, क्योंकि लॉस हटाने को ही रिकंस्ट्रक्शन किया था। ठीक है, तो ये रिकंस्ट्रक्शन के वजह से जनरली प्रॉफिट आएगा, या तो जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस आएगा। ठीक है, या तो वो कभी कभी बोलते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन में जितना बैलेंस है इससे कोई प्लांट राइट ऑफ कर दो, तो फिर रिकंस्ट्रक्शन टू प्लांट को उतना राइट ऑफ कर देंगे। ठीक
ठीक है। ये एंट्रीज ध्यान में रखना दोस्तों, पूरा एंट्रीज पे बेस्ड चैप्टर ही है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये बेसिक एंट्रीज है जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एंट्री बाय एंट्री, बेसिक रिवैल्यूएशन के वगैरह एंट्रीज है, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ से तुम लोगों के साथ, ठीक है। ये जो है दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी अभी डिस्कस किया। अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बुक्स में नहीं है, अगर माफ की जाती है तो नो एंट्री आएगी, कुछ भरना पड़ा तो रिकंस्ट्रक्शन डेबिट होगा, और टू बैंक, कैश दिया है तो टू बैंक, शेयर्स दिया है तो टू इक्विटी शेयर्स, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट एंट्री है दोस्तों। फिर लॉसेस राइट ऑफ करने की एंट्री, क्वेश्चन साइलेंट है तो भी तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ करना, क्वेश्चन में दिया है तो ही राइट ऑफ करो, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है तो ही राइट ऑफ करो। फिर एंड में बैलेंस कैपिटल रिजर्व में डाला जाएगा। हाँ, अगर डेबिट बैलेंस आया तो मैंने लिखवाया था कि जनरली डेबिट बैलेंस आया तो क्वेश्चन में दे देंगे कि इतना जनरल रिजर्व है वो यूज कर लो, ऐसे बोलेंगे, नहीं तो डेबिट बैलेंस नहीं आएगा, ठीक है। ओके, फिर अच्छा ये भी कुछ कुछ क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। अभी जैसे मई में जो क्वेश्चन आया उसमें आया है, ठीक है, सब डिविजन कंसोलिडेशन, ये है ना अपने को ध्यान में नहीं रहता है क्योंकि ये कंसेप्ट क्या है, तो ये अच्छे से सुन लो दोस्तों। सब डिविजन या कंसोलिडेशन, ये कंसेप्ट क्या है, सब डिविजन बताता हूं सबसे पहले, ठीक है। सब डिविजन मतलब ही दोस्तों स्प्लिट, सब डिविजन मतलब ही स्प्लिट। सब डिविजन या कंसोलिडेशन, ये कुछ भी अगर आया तो शेयर कैपिटल में चेंजेस नहीं होते, ठीक है। शेयर कैपिटल जितना था उतना ही रहता है, तो चेंज किस में होता है सर, तो चेंज होता है नंबर ऑफ शेयर्स में और फेस वैल्यू। मतलब फॉर एग्जांपल स्प्लिट में क्या होता है, देखो पहले मेरे पास फॉर एग्जांपल एक शेयर था 100 रुपए का एक, तो कंपनी ने क्या किया, इसको स्प्लिट किया। कैसे स्प्लिट किया इसको, इसके 10 शेयर्स कर दिए, 10 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब टोटल कैपिटल देखना, टोटल कैपिटल कितना है, 100 का ही है, ठीक है। बस उसको स्प्लिट किया है, नंबर ऑफ शेयर्स और फेस वैल्यू चेंज हुई है। तो इसकी एंट्री क्या करनी चाहिए, देखो एंट्री सिंपल होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच। पहले 100 रुपए का शेयर था उसको डेबिट करेंगे, उसके बदले में नया शेयर आ रहा है जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, ₹10 ईच, ठीक है। उसके बदले में नया शेयर आ रहा है जिसकी फेस वैल्यू ₹10 ईच, तो ये होता है सब डिविजन। इसी का उल्टा है कंसोलिडेशन। मतलब मेरे पास 10 रुपए के 10 शेयर्स थे, मैंने उसको मर्ज करके एक ही शेयर कर दिया, 100 रुपए का एक शेयर, बस इसकी उल्टी एंट्री आएगी, ठीक है। तो कंसोलिडेशन या सब डिविजन ये आया तो ध्यान रखना, रिकंस्ट्रक्शन का उसमें कोई संबंध नहीं रहेगा, बस कैपिटल चेंज, कैपिटल सेम रहता है, बस फेस वैल्यू चेंज होती है। तो ब्रैकेट में जो लिखोगे बस वो फर्क है पड़ेगा, ठीक है। बाकी एंट्री में कुछ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। चेक कर लो दोस्तों, ये सब डिविजन या कंसोलिडेशन की एंट्री है, ठीक है। फिर कन्वर्जन इनटू स्टॉक और स्टॉक इनटू शेयर। स्टॉक मतलब लॉट होता है, मतलब सब शेयर्स को इकट्ठा करके एक लॉट बनाया है, ठीक है। ये एंट्री जनरली आती नहीं है, ठीक है। शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे टू इक्विटी स्टॉक, अगर स्टॉक में कन्वर्ट किया है तो, ठीक है। ये आती नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट एंट्री नहीं है, ठीक है। फिर अगर डिविडेंड का परसेंट वगैरह चेंज किया है तो जो पुराने परसेंट वाले को डेबिट कर दो और नए परसेंट वाले को क्रेडिट कर दो, ठीक है। ऐसे कुछ आया तो ओके। चलो अभी अपन क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों, हर क्वेश्चन में क्या क्या अलग है, ठीक है। हर क्वेश्चन में कुछ अलग दिख रहा है क्या, वो तुरंत अपन देखते हैं और उसकी अपन ट्रीटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों। ओके, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाना दोस्तों, ठीक है। मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। देखो हर एक क्वेश्चन में जो जो अलग है वो अपन कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारा जितने ट्रांजैक्शंस में डाउट्स आ सकते हैं वो मैं पहले ही डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखो अभी क्या अलग है दोस्तों, इसमें क्या अलग है देखो, सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स रिटर्न डाउन और इक्विटी शेयर्स रिटर्न डाउन दिया। देखो ये प्रेफरेंस वाला एडजस्टमेंट है, 4 साल से प्रेफरेंस शेयर्स अरियर्स में 3/4 माफ कर दिया, बचे हुए के लिए इक्विटी शेयर्स दिया, ठीक है। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ अभी, ओके। तो जो माफ किया है उसकी एंट्री नहीं आएगी, जितने के लिए दिया है उतने के लिए रिकंस्ट्रक्शन डेबिट होगा, ओके। इंटरेस्ट पेएबल टू बी पेड इन कैश, ये ठीक है। 4th वाला पॉइंट देखना दोस्तों, ये एक अलग है। डिबेंचर होल्डर्स फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेके जा रहे, 1 लाख की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,20,000 में लेके जा रहे इन पार्ट पेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग्स। अभी ये मैंने एग्जांपल दिया था उससे थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पे पूरी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं लेके जा रहे, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा और सोचना पड़ता है, ठीक है, अच्छे से सोचना अभी इसमें। एंड टू प्रोवाइड, अभी ये अलग चीज है, एंड टू प्रोवाइड एडिशनल कैश, वो लोग एक्स्ट्रा कैश भी दे रहे, क्यों दे रहे,
सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। देखो अब ये लाइन पढ़ के समझता नहीं कि उन्होंने पैसे क्यों दिए। पैसे दिए उन्होंने एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%, मतलब फिर से लोन दिया है, मतलब भी उनको नए डिबेंचर्स दिए। यहाँ पे नए डिबेंचर्स इशू की एंट्री होगी। ठीक है, अभी देखो क्या हुआ है दोस्तों, ये ट्रांजैक्शन अच्छे से समझना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है मॉड्यूल का, उसका 4th वाला ट्रांजैक्शन है कि डिबेंचर्स देखना दोस्तों कितने के है। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स वर्ड यूज किया है क्या क्वेश्चन में, वो चेक कर लो सबसे पहले। डिबेंचर होल्डर्स वर्ड यूज किया है, तो डिबेंचर होल्डर्स बोला है, तो डिबेंचर और इंटरेस्ट दोनों की बात हो रही है। तो डिबेंचर्स की भी लाइबिलिटी तुम देखोगे तो 3,75,000 और इंटरेस्ट की भी लाइबिलिटी है 22,500। ठीक है, अभी क्या हुआ है देखो, अग्रीड टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वो लेके जा रहे। अच्छा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बुक्स में देखो 4,25,000 की थी, इसमें से कितने बुक वैल्यू की वो लेके जा रहे, 1,00,000 बुक वैल्यू की वो लेके जा रहे। किस वैल्यू पे लेके जा रहे हैं दोस्तों, 1,20,000 में लेके जा रहे। ठीक है, अच्छा ये जो एंड वाला पार्ट है उसका अलग से सोचते हैं। अच्छा, डिबेंचर होल्डर्स, मुझे बोलो इन पार्ट पेमेंट बोला है, तो क्या पूरे डिबेंचर होल्डर्स सेट ऑफ हो रहे क्या यहाँ पे, नहीं। ठीक है, पूरे डिबेंचर होल्डर्स यहाँ पे सेटल नहीं हो रहे। पार्ट पेमेंट मतलब जितने का फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बस उतना ही रीपेमेंट हो रहा है, उतने ही पैसे अपन उनको लौटा रहे। ठीक है, तो अभी दोस्तों समझना अच्छे से क्या लौटा रहे फिर अपन यहाँ पे, क्या डिबेंचर का अमाउंट या इंटरेस्ट का अमाउंट, कौन सा अमाउंट लूँ। तो अभी यहाँ पे दोस्तों तुम चेक करोगे तो आई थिंक इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट के बारे में दिया है नीचे अलग से, या नहीं दिया है। ठीक है, अलग से नहीं दिया है आई थिंक इंटरेस्ट के बारे में। तो क्या सेटल किया है दोस्तों, नहीं बोला है, 3rd पॉइंट में बोला था देखो, इंटरेस्ट पेड इन कैश, इसके ऊपर ही बोला था, मतलब उस ये ट्रांजैक्शन आने से पहले ही इंटरेस्ट पे हो चुका था। ठीक है, तो लाइबिलिटी में क्या बचा था, बस डिबेंचर्स ही बचा था। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स भले ही बोला है बट लाइबिलिटी में बस डिबेंचर्स ही बचा है। तो अभी देखो क्या हो रहा है दोस्तों, तुम चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैंने जैसे कि बोला टुकड़ों टुकड़ों में कर सकते हो। पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को रिवैल्यू कर लो, 1,00,000 की प्रॉपर्टी कितने पे लेके जानी है, 1,20,000, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को बढ़ाना है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, कितने से बढ़ाना था, 20,000, ये एंट्री पहले कर लो। और फिर ये प्रॉपर्टी अपन ने किसको दे दी, डिबेंचर्स को, तो X% डिबेंचर्स डेबिट, 6% डिबेंचर्स डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,20,000। 1,20,000 से लाइबिलिटी कम हो गई, 1,20,000 का फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चला गया। या तुम इस एंट्री को मर्ज भी कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम जैसे चाहो कर सकते हो। ये देखो ये मर्ज एंट्री है, डिबेंचर्स गए 1,20,000 के, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी गई 1,00,000 बुक वैल्यू की, ये 20,000 अपना प्रॉफिट है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का रिवैल्यूएशन। ओके, नेक्स्ट दोस्तों ये अलग था इस क्वेश्चन में। हाँ, फिर ये डायरेक्टर्स वाला पॉइंट, ठीक है, ये भी आता है। डायरेक्टर्स वाला पॉइंट देखना दोस्तों, बाकी तो सेम ही था। डायरेक्टर्स वाला पॉइंट इसमें देखना क्या बोला है, डायरेक्टर्स टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर लोन्स एज टू 90% देयर ऑफ बाय अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड एज टू 5% इन कैश एंड बैलेंस 5% वेव। अभी देखो डायरेक्टर्स ने लोन दिया था, ठीक है, तो उन्होंने क्या अग्री किया है कि 90% पार्ट के लिए हम नए इक्विटी शेयर्स लेंगे, 5% हमको कैश चाहिए और बचा हुआ 5% वो माफ कर रहे। ठीक है, तो डायरेक्टर्स का लोन कितने का है दोस्तों, 1,00,000 रुपए का। तो 1,00,000 में से 90,000 के उनको शेयर्स देने हैं, 5,000 कैश में देना है, बचा हुआ 5,000 प्रॉफिट है अपना, उन्होंने माफ कर दिया रिकंस्ट्रक्शन में। तो इसकी एंट्री भी चेक कर लो दोस्तों, डायरेक्टर्स के लोन को डेबिट किया जाएगा, लाइबिलिटी को डेबिट किया जाएगा टू बैंक, टू इक्विटी शेयर, टू रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये चेक कर लो। अच्छा, इसका अगला जो है ये भी एग्जाम में काफी बार आता है दोस्तों, जब पास्ट ईयर एग्जाम आते हैं तो ऐसे भी टाइप का ट्रांजैक्शन आता है। देयर वेर कैपिटल कमिटमेंट्स टोटलिंग 2.5 लाख। कैपिटल कमिटमेंट्स का मतलब है मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया था जिसमें मैंने 2.5 लाख का कुछ कमिटमेंट किया था, पर ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पड़ रहे, जिसके लिए 5% की पेनल्टी भरनी पड़ रही है, मतलब 12,500 की पेनल्टी भरनी पड़ रही है ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए। तो अभी समझना, ये पेनल्टी की लाइबिलिटी बुक्स में नहीं है। ठीक है, मतलब पेनल्टी जो पे करनी पड़ रही है इसकी लाइबिलिटी बुक्स में नहीं है। तो अगर कोई भी लाइबिलिटी बुक्स में नहीं है तो इसकी क्या एंट्री आती है दोस्तों, पे करना पड़ रहा है तो टू कैश तो आएगा 12,500। लाइबिलिटी नहीं थी तो डेबिट किसको करूं, रिकंस्ट्रक्शन को करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन टू कैश बैक। ठीक है, ये एंट्री आएगी दोस्तों
ठीक है, ये क्वेश्चन में जो भी अलग था ये अपन ने तुरंत डिस्कस कर लिया। चेक करो, ये देखो, ये रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक, ठीक है, ये कैपिटल कमिटमेंट्स तोड़ने की एंट्री आती है। ओके, चेक कर लो। फिर पीएनएल का डेबिट बैलेंस राइट ऑफ किया जाएगा और रिकंस्ट्रक्शन में जो भी बैलेंस बचा है उसकी एक एंट्री आती है अलग से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और कौन सा क्वेश्चन था जिसमें कुछ अलग है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों क्या अलग है वो भी दिखा देता हूं मैं तुमको। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या अलग है वो भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में इक्विटी शेयर्स को रिड्यूस कर रहे हैं और वो नए शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। नए शेयर सब्सक्राइब करने का मतलब है उनको इक्विटी शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। तो नॉर्मल इक्विटी इशू की एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, नॉर्मल एंट्री आएगी। मतलब पहले रिड्यूस कर दो शेयर्स को, फिर बाद में इशू की एंट्री आएगी, ठीक है, ये नॉर्मल अलग से एंट्री आएगी दोस्तों। इसके बाद तुम देखना फिर से अरियर्स ऑफ डिविडेंड, मैंने बोला ये लगभग हर क्वेश्चन में होता है, ठीक है। अरियर्स ऑफ डिविडेंड उन्होंने कैंसिल किए और एंड टू एक्सेप्ट फॉर ईच ₹50 शेयर। अभी देखो यहाँ पे भी वर्डिंग्स अच्छे समझना, हर एक 50 रुपए के शेयर के बदले में, प्रेफरेंस शेयर एक 50 रुपए का है, तो एक शेयर के बदले में उन्होंने 4 नए प्रेफरेंस शेयर्स लिए 10 रुपए के, 6 नए इक्विटी शेयर्स लिए 2.5 रुपए के, एक शेयर के बदले में, ठीक है। तो अभी इनको क्या क्या दिया है दोस्तों चेक कर लो। एक 50 रुपए का शेयर, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट होगा, 50 रुपए का एक शेयर है, तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बदले में उन्होंने क्या लिया है, 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 40 रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिया है। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल भी लिया है, चेक कर लो। पुराना वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50 रुपए का एक शेयर था, मैं पर शेयर लिख रहा हूं, तुमको बस इसको क्या करना रहेगा, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़े। 2 नया वाला 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 4 शेयर्स ले रहे हैं वो, एक शेयर के बदले में 10 रुपए का एक शेयर है, तो 40 रुपए ये, और उनको इक्विटी शेयर भी चाहिए। उनको कितने इक्विटी शेयर्स चाहिए, 6, 2.5 रुपए का एक, तो 15 रुपए का इक्विटी शेयर। तुम देखो तो यहाँ पे 50 के प्रेफरेंस के बदले में 55 दिए जा रहे हैं, तो ये नुकसान हो रहा है। तो इसको कहाँ डाला जाता है दोस्तों, रिकंस्ट्रक्शन में डाला जाता है, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन में डाला जाता है। चेक कर लो, ये एक चीज़ भी अलग थी इस क्वेश्चन में। इसके अलावा दोस्तों हाँ, ये लास्ट वाला पार्ट इसमें अलग है, बाकी तो सेम था कि इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसल्ड इज टू बी अप्लाइड। इसका मतलब क्या है, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल जो रिड्यूस किया था वो कहाँ डालते हैं अपन, रिकंस्ट्रक्शन में। तो रिकंस्ट्रक्शन का यूज किधर करना है वो बताया है, ठीक है, मतलब वर्डिंग्स अलग है, बस समझ लेना कि इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसल्ड इज टू बी अप्लाइड का मतलब क्या है कि जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल करके रिकंस्ट्रक्शन में डाला था, तो ये रिकंस्ट्रक्शन का यूज किधर करोगे, पीएनएल का डेबिट बैलेंस राइट ऑफ करने को और प्लांट राइट ऑफ करने को, ठीक है। और जो भी बैलेंस बचेगा इससे ट्रेडमार्क और गुडविल राइट ऑफ करना। तो जितना भी रिकंस्ट्रक्शन में बैलेंस बचेगा उससे ट्रेडमार्क और गुडविल तुमको कम करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये चीज़ें अलग थी इस क्वेश्चन में। लास्ट वाली एंट्री देख लेते हैं दोस्तों। लास्ट वाली एंट्री है इधर, चेक करो, प्लांट राइट ऑफ किया, पीएनएल राइट ऑफ किया और जितना बैलेंस बचा था उससे ट्रेडमार्क एंड गुडविल राइट ऑफ किया। ऐसी एंट्रीज कंबाइन करते आती है, ठीक है। देखो मैंने बोला था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आया तो लेंदी होता है, तो इस ऐसे ट्रांजैक्शंस की हर इसकी अलग अलग एंट्री मत करना, ठीक है। ये सेम ट्रांजैक्शन है एक ही इसमें, तो इसकी तो भी एक एंट्री करना, ठीक है, मतलब तुम्हारा टाइम ज़्यादा ना जाए। ओके, तो ये चीज़ें इस क्वेश्चन में अलग थी। अच्छा, रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में और एक ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, मतलब देखो ना, अभी जैसे कि कोई क्वेश्चन में है क्या, मैं देख लेता हूँ 2 मिनट। अभी जो क्वेश्चन देखा क्वेश्चन 4, इसमें नहीं है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बताता हूँ, ओके, अगले क्वेश्चन में बताता हूँ। एक बैंक ओवरड्राफ्ट का पॉइंट रहेगा दोस्तों कि अगर बैंक ओवरड्राफ्ट रहा, ठीक है, मैं पॉइंट बता देता हूँ, जो क्वेश्चन में आएगा उसमें फिर से बता दूंगा। बैंक ओवरड्राफ्ट रहा तो क्या करना, ध्यान रखना कि जब क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछिए तो बैंक ओवरड्राफ्ट पे ऑफ हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसकी एंट्री मत करना, बस बैलेंस शीट बनाते वक्त बैंक ओवरड्राफ्ट मत लिखना, क्योंकि क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन करते वक्त अपना कुछ बैंक बैलेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में 80,000 का ओवरड्राफ्ट था और मैंने जो भी रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम की इससे मुझे 1 लाख कैश जनरेट हुआ, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट पे ऑफ कर देना और 20,000 कैश में दिखाना,
मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट नेट ऑफ करके कितना बैंक बैलेंस बचा है उतना ही दिखाना, ठीक है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिखाओ और बैंक बैलेंस भी दिखाओ वो थोड़ा गलत हो जाएगा। तो इसलिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट अगर है तो उसको उससे ज्यादा अगर पैसे कमाए हैं तो अपन अलग से नेट ऑफ करके दिखाते। ये क्वेश्चन आने के बाद बताऊंगा मैं। ओके ओके ऐसे एक टाइप का भी काफी बार आता है दोस्तों, टैक्सेशन लाइबिलिटी सेटल्ड एट 3 lakhs। ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखो तुम्हें क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स मिलेगा 2 लाख, ये 2 लाख का प्रोविजन था तो इसको सेटल 3 लाख में किया गया। तो प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी 2 लाख की है, टू भरना कितना पड़ा 3 लाख, तो ये जो डिफरेंस है किधर जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये भी काफी बार आता है। इंस्टीट्यूट क्या करता है, इसमें लाइबिलिटी दिखाता है पहले, ठीक है, कि टैक्स की लाइबिलिटी ड्यू दिखाता है और फिर पे करता है। ठीक है, बस ध्यान रखना इंस्टीट्यूट ऐसे 2 अलग अलग एंट्री करता है। ओके अभी देखो ये जो है क्वेश्चन 6 मॉड्यूल का, इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं अभी बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ मॉड्यूल है, इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट अपने को नजर आ रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या किया है अपन देख लेते हैं दोस्तों। ओके अच्छा, इसमें एक्चुअली इसमें आंसर में ही दे दिया था, इसमें तुम देखो सॉरी आंसर नहीं, एडजस्टमेंट्स में, इसमें एडजस्टमेंट्स में ही दे दिया था। तुम एडजस्टमेंट का लास्ट पॉइंट पढ़ोगे तो इसमें बोल दिया था कि कंपनी क्या करेगी, नए डिबेंचर्स इशू करेगी आफ्टर सेटलमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इसमें फिर एंट्री कर देंगे, अगर क्वेश्चन नहीं बोल दिया है कि बैंक ओवरड्राफ्ट सेटल करना है तो फिर बैंक ओवरड्राफ्ट सेटल करने की एंट्री कर दो। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी कम हो जाएगी टू बैंक। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट सेटल करने की एंट्री होगी। अभी देखो ये क्वेश्चन 6 में जो पहला पॉइंट है इसका इंटरप्रिटेशन इजीली होता नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वुड गिव अप 30% इन एक्सचेंज फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। अभी इसका मतलब क्या है, देखो इंटरप्रिटेशन कभी कभी ऐसे लगता है कि 30% वो लोग माफ कर रहे हैं और 30% के बदले में डिबेंचर्स ले रहे। इसका मीनिंग ऐसा है कि 30% वो माफ कर देंगे प्रोवाइडेड तुम उनको डिबेंचर्स दे दो बचे हुए अमाउंट के लिए। इसका ये इंटरप्रिटेशन। ठीक है, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स बचेंगे ही नहीं, पूरे प्रेफरेंस शेयर्स चले जाएंगे। देखो चेक करना दोस्तों, 6 लाख के पूरे प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट हो जाएंगे, 30% उन्होंने माफ कर दिया तो वो रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा और बचे हुए अमाउंट के लिए उनको क्या देंगे अपन, डिबेंचर्स। ये लाइन का इंटरप्रिटेशन अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, ये लाइन का कभी कभी इंटरप्रिटेशन होता नहीं है। ठीक है, 30% वो माफ कर देंगे प्रोवाइडेड अपन उनको बचे हुए अमाउंट के लिए डिबेंचर्स दे दे, ऐसे उसका इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, उस लाइन का इंटरप्रिटेशन वैसा था। ओके तो ये क्वेश्चन में ये पार्ट था जो अपन ने डिस्कस किया, और कुछ है क्या इसमें अलग? ठीक है, आई थिंक इसमें कुछ अलग नहीं है। और ओके देखो ये एक टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन 11 ग्रीन लिमिटेड का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ लो। ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस में ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन है जो थोड़े अलग है। कौन से? एक ही है जिसमें इंडिविजुअल्स का नाम आता है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जिसमें दोस्तों शेयर सरेंडर आता है। ठीक है, और एक आरटीपी का क्वेश्चन है जिसमें चेन्नई वर्क्स वगैरह वो सब दिया है, वो एक अलग है। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन है जो थोड़े अलग है, बाकी क्वेश्चन मोर ऑफ सिमिलर है। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन अपन अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा अलग है। देखो जब भी ऐसे आएगा कि इंडिविजुअल्स की लाइबिलिटी देंगे, ठीक है, तो तुम्हें एक एंट्री एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। इन लोगों को जितना भी अमाउंट ड्यू है उनको उनका अमाउंट ड्यू दिखाने की एक एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब देखना अभी मिस्टर एक्स के पास क्या क्या है दोस्तों। मिस्टर एक्स के पास है फर्स्ट डिबेंचर 3 लाख रुपए के, सेकंड डिबेंचर 7 लाख रुपए के, और ट्रेड पेएबल्स 2 लाख रुपए के। ठीक है, ऐसा 12 लाख टोटल मिस्टर एक्स को ड्यू है। कुछ इंटरेस्ट है क्या वो भी देख लिया करो। ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू है क्या, नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये भूलना मत, मतलब मिस्टर एक्स को जितना भी ड्यू होगा, डिबेंचर्स, इंटरेस्ट, ट्रेड पेएबल, सब कुछ,
उसको ड्यू दिखाने की एक एंट्री एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि मिस्टर एक्स का जो सेटलमेंट है वो उसके टोटल अमाउंट के हिसाब से होता है, तो इसीलिए उसको टोटल अमाउंट कितना ड्यू है उसकी एक एंट्री करनी जरूरी होती। ठीक है, भले ही तुम वो एंट्री स्टार्ट में करो या भले ही तुम वो एंट्री जब उसका ट्रांजैक्शन आएगा तब करो। ठीक है, पर ये एंट्री हमेशा होगी। जब भी इंडिविजुअल्स का क्वेश्चन आएगा तो क्या एंट्री होती है दोस्तों, वो चेक करना है। देखो ये मैंने स्टार्ट में ही कर दी थी ताकि भूले ना अपन। ठीक है, तुम ये जब उसका ट्रांजैक्शन आएगा तभी भी कर सकते हो, इंस्टीट्यूट तब करती। ठीक है, तो क्या आएगा दोस्तों, देखना इसका। फर्स्ट डिबेंचर्स डेबिट, सेकंड डिबेंचर्स डेबिट, ट्रेड पेएबल्स डेबिट, मतलब जो जो लाइबिलिटीज इसके पास है उन सब को डेबिट किया। टू, किसको ड्यू दिखाया, मिस्टर एक्स को 12 लाख रुपए। ओके, इसको 12 लाख रुपए ड्यू दिखाए और मिस्टर वाई को 6 लाख रुपए ड्यू दिखाए। अभी इनका सेटलमेंट देखो कैसे होगा। ठीक है, इनका सेटलमेंट कैसे होगा देखना। इनका सेटलमेंट बी और सी पॉइंट में दिया है। ठीक है, पहले ए पॉइंट में क्या दिया है वो पढ़ लेते हैं। अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड अप। अच्छा, अनकॉल्ड का मतलब क्या होता है, तुम यहां पे पढ़ना पार्टली पेड अप शेयर्स है। ठीक है, पार्टली पेड अप शेयर्स है। 40 पेड अप मतलब 10 रुपए मांगने बाकी थे, तो मतलब वो भी मांग लिए। अनकॉल्ड कैपिटल मतलब ही जिसका ड्यू नहीं किया था, मांगा नहीं था, तो वो भी पूरा मांग लेंगे, 10 रुपए मांग लेंगे और फिर बचे हुए जो सारे शेयर्स होंगे उसको 20 रुपए में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहली एंट्रीज तो इसकी है। फिर देखो अभी मिस्टर एक्स की एंट्री क्या है। मिस्टर एक्स इज टू कैंसल 7 लाख रुपए मिस्टर एक्स कैंसिल कर रहा है उसके टोटल डेट में से, मतलब 12 लाख रुपए में से 7 लाख वो माइनस कर रहा है, ये कर रहा है, माफ कर रहा है। एंड पे 2 lakhs टू द कंपनी टू रिसीव 14% न्यू फर्स्ट पर्सन डिबेंचर्स फॉर बैलेंस अमाउंट। अभी देखो इसके एंट्री क्या करोगे। अगर कोई इंडिविजुअल पैसे दे रहा है तो पहले वो पैसे रिसीव करने की एंट्री कर देना। ये कितने पैसे दे रहा है अपने को, 2 लाख रुपए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख, कौन दे रहा है, टू मिस्टर एक्स 2 लाख। तो मिस्टर एक्स के पहले ही 12 लाख ड्यू थे, अभी और कितने दिए उसने, 2 लाख, तो टोटल मिस्टर एक्स को ड्यू कितने, 14 लाख। अब ये 14 लाख में से उसने क्या किए, देखो 7 लाख माफ कर दिए, तो जो 7 लाख माफ किए वो किधर जाएंगे, रिकंस्ट्रक्शन में, और बचे हुए 7 लाख के लिए उसने क्या मांगे, 14% डिबेंचर्स। तो देखो इसकी एंट्री कैसे आएगी दोस्तों, चेक करना। ठीक है, एंट्री अच्छे से देख लो। सबसे पहले मिस्टर एक्स से कैश मिला है, उसकी एंट्री की, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, तो टोटल लाइबिलिटी कितने की हो गई अपनी, 14 लाख। तो 14 लाख सेटल कैसे करेंगे, मिस्टर एक्स डेबिट 14 लाख, 14 लाख से डेबिट करेंगे मिस्टर एक्स को टू रिकंस्ट्रक्शन, आधा उसने माफ किया 7 लाख, बचे हुए 7 लाख के लिए उसको अपन ने क्या दिए, डिबेंचर्स दिए। ठीक है, चेक कर लो, ऐसी एंट्री आएगी। अच्छा, मिस्टर वाई ने तो कुछ कैश विश नहीं दिया है, मिस्टर वाई ने 3 लाख माफ किए, बचे हुए के लिए उसने डिबेंचर्स लिए, तो मिस्टर एक्स को 6 लाख देने थे, तो 6 लाख में से उन्होंने 3 लाख माफ किए, वो किधर जाएंगे, रिकंस्ट्रक्शन में जाएंगे, और बचे हुए 3 लाख दोस्तों उनको डिबेंचर्स देने के काम में आ जाएंगे। ठीक है, चेक करना, जब इंडिविजुअल का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें इस तरह से सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, देखो ये इंडिविजुअल के क्वेश्चन में इतनी चीजें एक्स्ट्रा होती है जनरली जो पूछी जाती है। ओके, और एक क्वेश्चन में ना इंटरेस्ट ड्यू था, वो भी दिखा देता हूं तुमको, उसमें क्या अलग है। देखो ये एक क्वेश्चन में अलग था, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये आरटीपी का क्वेश्चन है, मई 21 आरटीपी का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अभी इसमें तुम देखना, इस क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, ये एक चीज देख लेते हैं सबसे पहले, बैंक ओवरड्राफ्ट वाला पॉइंट जो मैंने सिखाया था। इस क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट है, कितने का बैंक ओवरड्राफ्ट है दोस्तों, 90,000। ठीक है, अभी देखना इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या किया है क्वेश्चन में बताया ही नहीं है। ठीक है, आरटीपी का क्वेश्चन है, मई 21 आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 8। रिकवर लिमिटेड नाम है,
लास्ट ईयर का होगा शायद, पास्ट ईयर में होगा, चेक करो एक बार। अच्छा मॉड्यूल में क्वेश्चन 8 में आओ, मॉड्यूल का क्वेश्चन 8 है, ठीक है, मॉड्यूल का क्वेश्चन 8 है, मॉड्यूल के क्वेश्चन 8 में आ जाओ। ये आरटीपी में भी पूछा है इसलिए आरटीपी भी लिखा है, ठीक है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है वैसे तो, बट आरटीपी में भी था ये। ओके, तो ये क्वेश्चन में देख लो दोस्तों, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 90,000 का, और क्वेश्चन में बताया ही नहीं है एडजस्टमेंट में कि बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या किया है, ठीक है। तो अभी तुम देखना इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो सॉल्यूशन है उसमें अपने को कैश का बैलेंस मिला है, कितना कैश मिला है अपने को 51,300, टोटल सारे ट्रांजैक्शंस करने के बाद इतना कैश मिला है। ये कैश सफिशिएंट है क्या बैंक ओवरड्राफ्ट पे करने को? बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का था? 90,000 का, तो अपन ने बैंक ओवरड्राफ्ट रीपे नहीं किया था, बैंक ओवरड्राफ्ट को अलग से दिखाया था और कैश बैलेंस को अलग से दिखाया था। अगर कैश बैलेंस ज़्यादा हो जाता 1 लाख या 1,20,000 तो बैंक ओवरड्राफ्ट से नेट ऑफ करके दिखा दो, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट रीपे करने के बाद का कैश बैलेंस दिखा देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस में ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। अगर उतना सफिशिएंट नहीं है तो अलग अलग ही दिखाओ, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट अलग दिखाओ, कैश अलग दिखाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन में जैसे अपन ने दिखाया है। ओके, ये क्वेश्चन में और क्या अलग है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन में बस उतना ही अलग था, आई थिंक कुछ अलग नहीं है। लास्ट पॉइंट अलग था, कंटिजेंट लाइबिलिटी जो बुक्स में थी नहीं वो 7,000 में सेटल की, आउट ऑफ दिस 6,300 इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए, ठीक है। ये लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा अलग था, देखना। अभी 7,000 की लाइबिलिटी पे करनी पड़ी, बुक्स में नहीं थी, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर पे करनी पड़ती है तो एंट्री क्या होती है? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इंश्योरेंस कंपनी से 6,300 मिल गए तो बैंक अकाउंट डेबिट 6,300 आ जाएंगे टू रिकंस्ट्रक्शन 6,300, ठीक है। ऐसे दो एंट्रीज अलग अलग कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तुम इसकी चाहो तो एक एंट्री भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बैंक में इंश्योरेंस कंपनी के 6,300 आए टू, यहाँ पे लाइबिलिटी ड्यू दिखाई है पहले 7,000 की, 700 का नुकसान हुआ है अपना नेट, ठीक है, और ये 700 पे करने की एक अलग से एंट्री आएगी, 700 पे करने की एक अलग से एंट्री आएगी, पे किया है ना, वह सेटल्ड एट 7,000, ठीक है। 700 पे करने की एक अलग से एंट्री आएगी, यहाँ पे तुम देखोगे तो कैश में से माइनस किया है, 700 पे किया है, ओके। इसकी एक अलग से एंट्री कर देना 700 पे करने की। तो ये एक ट्रांजैक्शन अलग था दोस्तों जो कि मैंने अभी डिस्कस किया तुम लोगों से, ठीक है। मैंने जो तुम्हें आंसर बताया उसमें मर्ज्ड एंट्री थी, मतलब उसमें पहले लाइबिलिटी ड्यू दिखाई थी, ठीक है, कि 6,300 अपने को इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए तो बैंक 6,300 टू लाइबिलिटी 7,000 डिफरेंस रिकंस्ट्रक्शन में डाला था। तुम चाहते थे तो अलग अलग भी, मतलब बैंक का ही एंट्री सीधा कर सकते हो कि 7,000 अपन ने भरे 6,300 मिल गए, वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो डन, तो ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। और कुछ अलग है क्या देख लेता हूँ, नहीं तो फिर अपन शेयर सरेंडर वाला क्वेश्चन करते। अच्छा, एक आरटीपी का क्वेश्चन 4 है दोस्तों, उस पे आना, उसमें देख लेना। देखो ये भी वाई और जेड इंडिविजुअल वाला ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या गलती हो जाती है अपने से वो बताता हूँ। क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। आरटीपी का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें देखो गलती क्या हो जाती है अपने से कि वाई और जेड इनको इंटरेस्ट भी ड्यू दिखाना होता है, ठीक है। ये रह जाता है कभी कभी क्योंकि डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट जो है वो अलग से दिया हुआ है, ठीक है। तो उनको ड्यू दिखाते वक्त उनके डिबेंचर्स, उस पर का इंटरेस्ट और ट्रेड पेएबल्स, ये सब कुछ ड्यू दिखाना है, ध्यान रखना, ठीक है। इंटरेस्ट को भूल मत जाना, ठीक है। अगर उनके पास डिबेंचर्स है और इंटरेस्ट की लाइबिलिटी दिख रही है बैलेंस शीट में तो डिबेंचर्स के साथ साथ उनको इंटरेस्ट भी ड्यू दिखाना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट में कोई डिस्काउंट ऑन इशू वगैरह ऐसे फिक्टिशियस एसेट्स दिखे तो उसको भी राइट ऑफ कर देना,
ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस वगैरह ऐसे कुछ दिखे तो उसको भी राइट ऑफ कर देना, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अभी शेयर सरेंडर वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 7 है शेयर सरेंडर का क्वेश्चन। यस, चलो मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर क्या है? 6.8। ये एक अलग क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, देखना अभी इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों। देखो इसमें ना तुम देखोगे तो फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया है, सबसे पहले तो ईच शेयर इज सब डिवाइडेड, ऐसे बोला, ठीक है। सब डिवाइडेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? सब डिवीजन का मतलब क्या होता है? सब डिवाइडेड मतलब अपन ने अभी भी देखा स्प्लिट, ठीक है, मतलब शेयर कैपिटल की टोटल वैल्यू चेंज नहीं होगी, बस क्या होगा यहाँ पे अपना शेयर कैपिटल की टोटल वैल्यू सेम रहेगी, बस फेस वैल्यू चेंज होगा। ओके ओके, तो देखो आफ्टर सब डिविजन यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, ईच शेयर होल्डर शैल सरेंडर 50% ऑफ हिज होल्डिंग फॉर पर्पज ऑफ री इश्यू टू डिबेंचर होल्डर्स एंड ट्रेड पेएबल्स। हर एक शेयर होल्डर सरेंडर करेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे उनका शेयर कैपिटल रिड्यूस नहीं कर रहे, तो ये जब कोई शेयर होल्डर शेयर सरेंडर करता है तो तब ये प्रॉफिट रिकंस्ट्रक्शन में नहीं डालते, जब उन शेयर्स को इश्यू करेंगे तब वो प्रॉफिट शेयर सरेंडर में डालेंगे, ठीक है। देखो अभी क्या करते हैं दोस्तों, जब ये शेयर सरेंडर कर रहा है, शेयर सरेंडर मतलब कैपिटल कम कर रहा है, तो शेयर कैपिटल को क्या करेंगे अपन, डेबिट करेंगे। 2, ये प्रॉफिट अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये एक अकाउंट में डाल के रखो, किस अकाउंट में, शेयर सरेंडर नाम से अकाउंट बना लो, ठीक है, शेयर सरेंडर नाम से अकाउंट बना लो और इस अकाउंट में डाल के रखो, इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर। अभी ध्यान रखना, जब जब शेयर इशू होगा इसमें से, तब इशू की एंट्री पहले होगी, ठीक है, और वो शेयर अगर किसी को दिए, देखो सिंपल है, मैं अगर फॉर एग्जांपल ये शेयर्स किसी को दे रहा हूं, मेरी कोई लाइबिलिटी थी, ट्रेड पेएबल्स था, उसको मैंने ये शेयर्स दिए, तो मुझे बोलो मैं कंपनी हूं, मैंने क्या जेब से नए शेयर्स दिए क्या? मैंने ऑलरेडी इशूड शेयर्स ही उसको दिए, तो मेरा तो प्रॉफिट ही हुआ है ना, ठीक है। तो जब मैं ये शेयर्स किसी को देता हूं तो तब वो प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा, ठीक है। इशू की एंट्री अलग से आएगी और प्रॉफिट की अलग से आएगी। देखो कैसे आती है, मैं बताता हूं तुमको, ये ट्रांजैक्शन जब आएगा, ठीक है। अगला ही ट्रांजैक्शन है, आउट ऑफ शेयर सरेंडर 10,000 शेयर्स कन्वर्ट किए इनटू प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब समझना, शेयर सरेंडर यूज करना, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, उसमें से क्या किए, 12% प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, ठीक है, शेयर्स को कन्वर्ट किया। अभी देखो ये प्रेफरेंस शेयर्स का क्या किया दोस्तों, उन्होंने बताया है अगले पॉइंट में कि डिबेंचर होल्डर का क्लेम 75% से रिड्यूस किया जाएगा इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन, मतलब ये 75% रिडक्शन के बदले में उन लोगों ने क्या मांगा, तो उन लोगों ने ये प्रेफरेंस शेयर्स मांगे। ओके, अभी ये ट्रांजैक्शन अच्छे से समझो दोस्तों। देखो डिबेंचर्स होल्डर्स वर्ड यूज किया है या डिबेंचर्स वर्ड यूज किया है, डिबेंचर होल्डर्स, तो डिबेंचर होल्डर्स को कितना पेएबल है, 2,24,000, इसका 75%,
इतना उन्होंने माफ कर दिया, ठीक है। इसका 75% कितना होता है दोस्तों, 1,68,000, ठीक है। इतना उन्होंने माफ कर दिया, बट इसके बदले में उन्होंने क्या लिए है, प्रेफरेंस शेयर्स लिए। अभी देखो बहुत बार कंफ्यूजन क्या होता है, अपन नॉर्मली क्या एंट्री करते हैं, अगर डिबेंचर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे तो अपन नॉर्मली क्या एंट्री करते हैं दोस्तों, डिबेंचर्स डेबिट, इसके बदले में उनको प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे, ऐसे एंट्री करते, ठीक है। बट शेयर सरेंडर के केस में ये प्रेफरेंस शेयर इशू की एंट्री पहले ही हो चुकी है, ठीक है। देखो शेयर सरेंडर के केस में अपन प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने की एंट्री इधर ही कर चुके थे, शेयर सरेंडर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो इशू की एंट्री फिर से नहीं होगी। ये पूरा का पूरा जितना उनको दिया है अपन ने पूरा प्रॉफिट होता है, क्योंकि मैं शेयर किसी और के ही दे रहा हूँ, मेरे खुद से शेयर नहीं दे रहा हूँ। उनके लाइबिलिटी एज गुड एज फ्री में सेटल हो रही है, मेरे को कुछ देना ही नहीं पड़ा, ठीक है। अपने लिए पूरा प्रॉफिट होता है दोस्तों। चेक करो ये 1,68,000 पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफर किया है, रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर किया है, ठीक है, क्योंकि शेयर इशू की एंट्री पहले ही हो चुकी थी। तो ये पूरा मेरे लिए प्रॉफिट ही है, ये पूरा प्रॉफिट रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये एक ट्रांजैक्शन था और अगला इसी का अगला ट्रांजैक्शन है, तुम देखोगे ट्रेड पेएबल्स का क्लेम 50% से रिड्यूस होगा। देखो अभी यहाँ पे इंटरप्रिटेशन में कभी कभी प्रॉब्लम आता है, ट्रेड पेएबल्स का क्लेम 50% से रिड्यूस होगा, इट इज टू बी सेटल्ड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच आउट ऑफ शेयर सरेंडर। देखो अभी 50% से क्लेम माफ कर रहे हैं और बचे हुए 50% के लिए वो क्या मांग रहे हैं, शेयर्स मांग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी इंटरप्रिटेशन में ऐसे लगता है अपने को कि 50% जो वो माफ कर रहे हैं उसके बदले में शेयर्स ले रहे हैं, ऐसे नहीं है, ठीक है। उनको अगर 100 रुपए देने हैं तो 50 उन्होंने माफ कर दिए, 50 के बदले में वो शेयर्स ले रहे, ठीक है। तो अभी अपने ट्रेड पेएबल्स कितने के थे दोस्तों वो देखना, ठीक है। अपने ट्रेड पेएबल्स है दोस्तों 72,000, थोड़ा ऊपर नीचे प्रिंट हुआ है। अपने ट्रेड पेएबल्स थे 72,000 के, ठीक है। ये ट्रेड पेएबल्स की अमाउंट है, ट्रेड पेएबल्स थे 72,000 के, 50% तो उन्होंने माफ कर दिया, मतलब कितना 36,000, और बैलेंस 50% के बदले में, मतलब बैलेंस 36,000 के बदले में उन्होंने क्या लिए, शेयर्स लिए। किस में से, शेयर सरेंडर में से। तो अभी शेयर सरेंडर में से शेयर्स इशू कर रहे हैं तो इशू की एंट्री पहले होती है, ये देखो 36,000 के शेयर्स इशू की एंट्री पहले होगी। अभी ट्रेड पेएबल्स डेबिट होगा 72,000, शेयर इशू की एंट्री फिर से नहीं होगी। ये पूरा मेरा प्रॉफिट है दोस्तों, पूरा किधर जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा, क्योंकि 50% तो उन्होंने ही छोड़ दिया, वो तो प्रॉफिट था ही, और बचे 50% भी मैंने जेब से थोड़ी दिए, किसी और के ही शेयर्स दिए, ठीक है। तो मेरे लिए तो पूरा प्रॉफिट ही है, पूरा रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा। चेक करो दोस्तों, इसलिए शेयर सरेंडर के केस में, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, शेयर इशू की एंट्री पहले होती है और वो शेयर्स अगर किसी को दिए तो जितना भी अमाउंट सेटल हुआ है उसका प्रॉफिट सीधा रिकंस्ट्रक्शन में जाता है, ठीक है। फिर से शेयर इशू की एंट्री मत करना, ठीक है। चेक कर लो दोस्तों, रिकंस्ट्रक्शन के केस में ये ध्यान रखना, शेयर सरेंडर के केस में ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ट्रांजैक्शंस आते हैं दोस्तों जब भी शेयर सरेंडर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इतने ट्रांजैक्शंस थे इसमें, और बैलेंस शेयर सरेंडर उन्होंने बोला है नॉट रीइश्यूड शैल बी कैंसल्ड। कैंसल्ड अभी क्या करना कि जितने शेयर्स इशू नहीं किए वो सीधा का सीधा प्रॉफिट बुक कर लेना, रिकंस्ट्रक्शन में डाल देना। शेयर सरेंडर में जितना बैलेंस है तुम देखोगे शेयर सरेंडर टू रिकंस्ट्रक्शन, ये एंट्री अपन पास करेंगे, ठीक है। चेक कर लो दोस्तों, ये नया था इस क्वेश्चन में, ठीक है, जो कि मैंने तुमको बताया है। अगर बैलेंस शीट पूछी है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन में तो बैलेंस शीट के आगे ब्रैकेट में लिखना जरूरी होता है एंड रिड्यूस्ड, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होता है। ये कोर्ट ने बोला हुआ है कि ऐसे तुमको लिखना रहता है। चलो, तो ये एक क्वेश्चन अलग था दोस्तों जो कि मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और कुछ एडजस्टमेंट अलग दिखती है क्या, देख लेता हूँ, नहीं तो फिर वो चेन्नई वर्क्स वाला एक अलग क्वेश्चन है वो देख लेंगे। ये देखो मॉड्यूल का क्वेश्चन 9 है, मैंने बताया था ना कि रिकंस्ट्रक्शन में अगर डेबिट बैलेंस आता है, ठीक है, जनरली नहीं आएगा, बट अगर आता है तो क्वेश्चन खुद दे देगा कि जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। देखो जैसे यहाँ पे लास्ट लाइन में क्या बोला है, इन केस ऑफ एनी शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल मतलब ही रिकंस्ट्रक्शन में अगर डेबिट बैलेंस आया तो, मतलब रिकंस्ट्रक्शन से अगर नुकसान हुआ तो जनरल रिजर्व का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो जनरल रिजर्व का इस्तेमाल किया जाएगा। तो रिकंस्ट्रक्शन में जब भी लॉस होगा
तो कोई तो रिजर्व वो देंगे कि इसको यूज करो, ठीक है, नहीं तो जनरली लॉस नहीं आता है, प्रॉफिट ही आएगा दोस्तों रिकंस्ट्रक्शन में। ओके चलो आखिरी क्वेश्चन दोस्तों रिकंस्ट्रक्शन का देख लेते हैं, जो चेन्नई वर्क्स का एक अलग क्वेश्चन है, आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इतना ही अलग है रिकंस्ट्रक्शन में, कौन से 3 मैंने बताए, एक जिसमें इंडिविजुअल को ड्यू दिखाना पड़ता है, एक शेयर सरेंडर वाला, और एक ये थोड़ा जो अभी कर रहे हैं, ये 3 थोड़े अलग है, बाकी मोर ऑफ सिमिलर क्वेश्चन ही है, ठीक है। आरटीपी के क्वेश्चन 3 पे आ जाना दोस्तों। May 20 आरटीपी का क्वेश्चन है ये, बॉम्बे वर्क्स चेन्नई वर्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा अलग था ये क्वेश्चन, देख लेते हैं अपन, ठीक है, थोड़ा सा अलग था ये क्वेश्चन। क्या अलग था दोस्तों इसमें देख लेते हैं। स्टार लिमिटेड, इसमें तुम देख सकते हो लाइबिलिटीज में डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स सिक्योर्ड है ऑन बॉम्बे वर्क्स। बॉम्बे वर्क्स क्या है, बॉम्बे वर्क्स तुम देखोगे तो अपने पीपीई में दिख रहा है, बॉम्बे वर्क्स चेन्नई वर्क्स, ठीक है। अच्छा चलो अभी देखते हैं दोस्तों इसमें कौन से एडजस्टमेंट्स अलग है, क्या क्या अलग है, ठीक है। देखो ये 6th 7th ये दोनों थोड़े अलग है दोस्तों, ठीक है, ये दोनों ट्रांजैक्शंस इसमें अलग है। अच्छा ये थर्ड वाला भी एक बार देख लो, डायरेक्टर्स टू रिफंड 50,000 ऑफ फीस प्रीवियसली रिसीव्ड बाय देम। ऐसे ट्रांजैक्शन आया तो क्या करोगे, डायरेक्टर्स को पहले 50,000 मिले थे, वो लोग वो रिफंड कर रहे, तो बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000, मेरे इसमें कुछ असेट था क्या, डायरेक्टर से लेने थे क्या, नहीं, फिर भी उन्होंने दिए तो प्रॉफिट है ना मेरा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। चलो इसके बाद अभी ये चेक करना, 6% डिबेंचर होल्डर्स agreed to take over Chennai works at 4,25,000 and accept an allotment of 1,500 equity shares of 10 each at par, and upon then forming a company called Zia Limited they allotted 9,000 equity shares at par to Star, ठीक है। अभी अपनी कंपनी स्टार लिमिटेड है, ठीक है। अभी देखो किस किस की बात हो रही है क्वेश्चन में, सबसे पहले ये चेन्नई वर्क्स की बात हो रही है, दूसरा ये डिबेंचर्स की बात हो रही है, बी वाले जो चेन्नई वर्क्स पे सिक्योर्ड है, ठीक है। अभी डिबेंचर्स की लाइबिलिटी कितनी थी दोस्तों चेक करना, 3,50,000, तो 3,50,000 की लाइबिलिटी जा रही है, 6% डिबेंचर्स 3,50,000, इस पर कुछ इंटरेस्ट है क्या, तुरंत देख लो, नहीं है, ठीक है। डिबेंचर्स जब जब देखते हो उसका इंटरेस्ट भी तुरंत देख लेने का नहीं है, तो वो चेन्नई वर्क्स कितने का लेके जा रहे हैं दोस्तों, एट रुपीज 4,25,000, ये लोग 4,25,000 का चेन्नई वर्क्स लेके जा रहे हैं, तो टू चेन्नई वर्क्स 4,25,000 का चेन्नई वर्क्स ये लेके जा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, तो इन लोगों ने क्या किया है देखो, शेयर्स भी ले लिए, कितने शेयर्स लिए अपने से, 1,500 शेयर्स लिए ऑफ 10 ईच, तो इनको शेयर्स भी इशू किए जा रहे हैं, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब 15,000 के इनको अपन क्या दे रहे, शेयर्स भी इशू कर रहे। अभी देखो इनकी लाइबिलिटी कितनी थी, 3.5 लाख, इसके बदले में इनको 425 का चेन्नई वर्क्स और 15,000 का शेयर्स, ऐसे 4,40,000 दे दिए, कितने एक्स्ट्रा दिए, 90,000, तो ये 90,000 लॉस नहीं हुआ है, ये 90,000 जो उन्होंने एक्स्ट्रा लिए है उसके उन्होंने अपने को भी शेयर्स दे दिए। उनकी एक कंपनी है दोस्तों जिया लिमिटेड, उसके अपने को 90,000 के शेयर्स उन्होंने दे दिए, तो अपने को शेयर्स मिल रहे हैं दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स मिल रहा है अपने को 90,000 का, ऐसी एंट्री आएगी दोस्तों, चेक करना, ठीक है। ये थोड़ी अलग एंट्री है, ओके। ये देखो डिबेंचर्स जा रहे हैं, चेन्नई वर्क्स जा रहा है, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी इशू कर रहे हैं अपन, उनको 90,000 एक्स्ट्रा लिए जिसके बदले में उन्होंने अपने को शेयर्स दिए, तो जो मिल रहा है अपने को शेयर्स उसको अपन डेबिट करेंगे, ठीक है, चेक कर लो, ये एक एंट्री अलग थी। अच्छा बैलेंस चेन्नई वर्क्स क्या करना है दोस्तों, उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया, नीचे देखो चेन्नई वर्क्स रिटर्न ऑफ कंप्लीटली, तो अभी 7,75,000 का चेन्नई वर्क्स था जिसमें से 4,25,000 अपन ने दे दिए इन लोगों को, तो बचे हुए राइट ऑफ कर दिया जाएगा 3.5 लाख के। राइट ऑफ करना मतलब ही असेट को क्रेडिट करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन को। ओके चलो ये पार्ट एक अलग था जो डिस्कस किया है। अभी इसके अलावा दोस्तों 7th वाला पार्ट, द चेन्नई वर्कमेन्स कॉम्पेंसेशन फंड डिस्क्लोज दैट देयर वर एक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ 1,000 ओनली। अभी देखो ये फंड देख लेते हैं किधर है दोस्तों, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड,
ये देखो यहाँ पे फंड बना के रखा था, कितने का फंड है दोस्तों, तुम्हें दिख रहा है 5,000 का फंड बनाया था, बट एक्चुअल लाइबिलिटी कितनी निकली, 1,000 की निकली, ठीक है, एक्चुअल लाइबिलिटी 1,000 की निकली, एक्चुअल 1,000 ही पे करना है। तो अभी देखो इसमें क्या करेंगे अपन, और उन्होंने बोला है कि इन्वेस्टमेंट्स भी बेचे हैं, इन्वेस्टमेंट ऑन फंड वेर रियलाइज टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस, मतलब अभी ये 1,000 की लाइबिलिटी कहाँ से पे करूँ, ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन को पे करने के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट भी करके रखा था, तुम देखो इन्वेस्टमेंट फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 15,000 का, तो अभी ये 1,000 की लाइबिलिटी पे करनी है बराबर, तो ऐसे माना जाता है कि 1,000 का इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट बेचेंगे ऐसे माना जाता है दोस्तों। तुम देखोगे तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट मैंने 1,000 का इन्वेस्टमेंट बेचा, ठीक है, क्यों, क्योंकि 1,000 की लाइबिलिटी पे ऑफ करनी थी, ये इन्वेस्टमेंट से जो लाइबिलिटी आ रही थी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन की जो लाइबिलिटी आ रही थी वो पे ऑफ करनी थी। फिर लाइबिलिटी पे की दोस्तों, 5,000 का बुक्स में लाइबिलिटी थी पर पे 1,000 ही करना पड़ा, तो बचा हुआ 4 मैंने कहाँ डाल दिया, रिकंस्ट्रक्शन में डाल दिया। और उन्होंने बाद में बोला है दोस्तों सारे इन्वेस्टमेंट बेच दिए 10% प्रॉफिट पे, तो 15,000 के इन्वेस्टमेंट है जिसमें से 1,000 के किसके लिए यूज हो गए, फंड में पे करने को, तो बचे हुए 14,000 के इन्वेस्टमेंट 10% प्रॉफिट में बेचे जाएंगे। 14,000 के इन्वेस्टमेंट 10% का प्रॉफिट मतलब 1,400 का प्रॉफिट, ये बेचने की अलग से एंट्री आएगी। चेक करो ये एक ट्रांजैक्शन की 3 एंट्रीज की है दोस्तों। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट 1,000 का बेचा, फिर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 5,000 का था जिसको सेटल 1,000 में किया है, तो बचा हुआ रिकंस्ट्रक्शन में डाला, और दोस्तों यहाँ पे चेक करना बचे हुए इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री, इतनी अलग अलग 3 एंट्रीज अपन ने की है। ओके, ठीक है, चेक कर लो दोस्तों। ये 2 ट्रांजैक्शंस अलग थे इस क्वेश्चन में जो मैंने तुमको बता दिए, ठीक है। ये लास्ट का बैलेंस वाला पार्ट देख लो, उन्होंने क्या बोला है कि जितना भी कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस आएगा वो 2/3 अप्लाई करेंगे वैल्यू ऑफ बॉम्बे वर्क्स के लिए, और 1/3 कैप, मतलब समझना कि बैलेंस फॉर एग्जांपल दोस्तों जितना भी बैलेंस आएगा उसका 2/3 क्या करना, बॉम्बे वर्क्स को राइट ऑफ करने के लिए यूज करना, और बचा हुआ कहाँ डाल देना, कैपिटल रिजर्व में डाल देना, ठीक है, ऐसे यहाँ पे बोला था। तो इतनी चीजें यहाँ पे अलग थी दोस्तों, चेक कर लो। ये क्वेश्चन भी अपना होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, बस इतने ही चीजें दोस्तों जो अलग है, ठीक है, जो कि अपन ने डिस्कस की है, ठीक है। देख लो इजी चैप्टर होता है, ये स्कोरिंग चैप्टर होता है, जो रिपीटेटिव चीजें थी वो भी मैंने बता दी है, ठीक है, बस इसके अलग से प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। इसको पूरा लिख के नहीं भी किया तो भी चलेगा, बस अलग अलग ट्रांजैक्शंस इसमें मार्क करने रखना जो तुमको डिफिकल्ट जा रहे, उतने नेक्स्ट टाइम लिख के करना बस, ठीक है, उतनी चीजें तुम कर सकते हो, ठीक है।